Everyone, this is Atul from Target International School, and today we are going to study chemistry intermediate. There is a one chapter named biomolecules. ठीक है, जैव अणु, इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं. इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो इसी एक शॉर्ट समराइज फॉर्म में हम पढ़ेंगे बिकॉज हमारा अभी पेपर जल्द होने वाला है. उसको लेके फर्स्ट थिंग तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम चैप्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो हमको मालूम होना चाहिए कि बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं या फिर जैव अणु होते क्या हैं. तो एग्जैक्टली हम कह सकते हैं कि हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी में बहुत सारे अलग, हमारी बॉडी कार्बन से मिलकर बनी हुई है, तो बहुत सारे अलग अलग कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं जिन्हें ही क्या बोला जाता है, जीवन के मूल आधार बोला जाता है. और हमारे बॉडी में जो भी कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं जिनको जीवन का मूल आधार बोला जाता है, इन्हीं को ही हम क्या कहते हैं, यही जैव अणु कहलाते हैं. ठीक है, आगे बात करते हैं. जैसे हमारी बॉडी में क्या हो गया, पोषक तत्व हो गए, हार्मोन्स वगैरह हो गए, तो ये सारी चीज़ें हमारे क्या आती हैं, जैव अणु कहलाते हैं. ठीक है, पोषक तत्व की अगर हम बात करते हैं कि पोषक तत्व क्या होते हैं, तो हमारी बॉडी में जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, उन ऑर्गन के प्रॉपर वे में फंक्शनिंग करने के लिए रिक्वायरमेंट जिनकी होती है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पोषक तत्व बोलते हैं. जैसे इसमें हमारे बॉडी को जितने भी ऑर्गन हैं इंपॉर्टेंट, उनके लिए क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए होगा, फैट चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कुछ खनिज लवण चाहिए होते हैं, मिनरल्स वगैरह, विटामिन हो गया, वाटर हो गया, ये सारी चीज़ें चाहिए होती है. तो यही सारे हमारे क्या कहलाते हैं, पोषक तत्व कहलाते हैं. हमारी बॉडी को जो एनर्जी मिलती है, वो एनर्जी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मेट में किससे मिलती है, तो वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है. कार्बोहाइड्रेट किस किस से मिलकर बना होता है, तो ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होते हैं, उनसे मिलकर बना होता है, जिसकी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड या फिर कीटोन होते हैं, उन्हीं को हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं. अगर इसके हम जनरल फार्मूला की बात करते हैं, तो जनरल फार्मूला इसका क्या होता है, CH2OH. इसका जो जनरल फार्मूला होगा वो CH2O होता है, इसका जनरल फार्मूला. ठीक है, और अगर हम इसके क्या नाम है, केमिकल फार्मूले या नॉर्मल फार्मूले की बात करते हैं, जिसमें जितने भी कार्बोहाइड्रेट हों वो सारे आ जाएँ, तो वो होता है CxH2O का होल Y. ठीक है, ये हमारा जनरल फार्मूला हो जाता है. अगर हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट हमको मिलता कहाँ कहाँ से है, तो कार्बोहाइड्रेट हमको बेसिकली सभी को पता है कि पोटैटो वगैरह से ज़्यादातर मिलता है. दूध हो गया, गन्ना हो गया, चुकंदर, आम, केला, अंगूर, आलू, गाजर, चावल, इन सब चीज़ों से क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट हमको मिलता है. और कार्बोहाइड्रेट ही होता है जो हमारी बॉडी के जो एनर्जी होती है, रिक्वायरमेंट कोई भी काम करने के लिए, उसके लिए इम्पॉर्टेंट होती है. ये हमारी बॉडी में जाता है, स्टोर्ड होता है, और फिर बाद में जैसे जैसे हमें वर्क करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ से हमको एनर्जी प्रोवाइड करता रहता है. अब इनमें कुछ एग्जांपल्स बात करते हैं कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट होते हैं. तो ये ग्लूकोज के फॉर्मेट में होते हैं, सुक्रोज के फॉर्मेट में होते हैं, स्टार्च के फॉर्मेट में आपके पास अवेलेबल होंगे. अगर हम ग्लूकोज की बात करते हैं तो ग्लूकोज का जो केमिकल फार्मूला होता है वो C6H12O6 होता है. इसको एक लिखने का जो मेथड है वो हम डिफरेंट कर सकते हैं, बट फार्मूला जो होगा वो ऑलवेज सेम ही रहेगा, C6H12O6 ही रहेगा. इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, C6H2O का होल 6, इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, बट ये दोनों चीज़ें डिफरेंट नहीं है, दोनों एक ही लिखी हुई है, सेम लिखी हुई है. सुक्रोज की बात करते हैं, सुक्रोज जो कि चीनी में आपको देखने को मिलता है, तो इसका जो फार्मूला होता है वो हमारा होता है C12H22 एंड O11. ये होता है हमारा सुक्रोज के लिए. इसको भी हम डिफरेंट वे में लिखना चाहें या शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो C12H2O का होल 11, इस वे में भी हम इनको लिख सकते हैं. स्टार्च की अगर हम बात करते हैं तो स्टार्च क्या होता है, ये थोड़े से ज़्यादा होते हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट आपके प्रेजेंट होते हैं, इनको हम C6H10O5 का होल N करके लिखते हैं. ठीक है, यानी इसमें N नंबर ऑफ जो होते हैं मॉलिक्यूल्स वो आपको ज़्यादातर प्रेजेंट होंगे. अगली बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट हैं, इनका डिवीज़न किस हिसाब से किया जाएगा, कितने टाइप से किया जाएगा. तो फर्स्ट डिवीज़न जो इनका किया जाता है वो इनके स्ट्रक्चर यानी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, भौतिक गुण होते हैं, उनके आधार पे किया जाता है. भौतिक गुण का मतलब क्या होता है, यानी वो कि अगर हमने कार्बोहाइड्रेट लिया है तो क्या वो वाटर में घुलता है या नहीं घुलता है, उस बिहाफ पे इनको दो तरीके से बनाया गया. फर्स्ट होता है आपका जिसको हम शर्करा बोलते हैं ये, और दूसरा होता है जिनको अशर्करा बोलते हैं. अब हम बात करते हैं शर्करा क्या होता है और अशर्करा क्या होता है. शर्करा बेसिकली वो होते हैं जो क्रिस्टल के फॉर्मेट में होते हैं. दिस मीन्स कहने का है कि इनका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा. जैसे कि क्या होता है, शुगर वगैरह होते हैं जिनके एक प्रॉपर स्ट्रक्चर हमको डिफाइन होते हैं, दिखाई देते हैं, उस फॉर्मेट में हमको ये मिलेंगे. ये क्या होंगे, ये स्वाद में थोड़े से मीठे होंगे, आपके जल में बहुत आसानी से घुलनशील हो जाएंगे, यानी जल में आप मिलाएंगे ये बहुत आराम से पूरा का पूरा डिज़ोल्व हो जाया करेंगे. इनमें ही क्या आता है आपका, इनमें आपका आ गया जैसे ग्लूकोज हो गया,
फ्रक्टोज हो गया, सुक्रोज, ये सारी चीज़ें हो गई। अशर्करा क्या होते हैं, ये अक्रिस्टल होंगे, यानी इनका कोई फिक्स शेप वगैरह नहीं होगा, ये मीठे भी नहीं होंगे, और क्या होगा, ये जल में कम घुलेंगे, यानी पूरा का पूरा नहीं घुलेंगे। हाँ, थोड़ा बहुत घुल सकते हैं, बट बिल्कुल पूरा प्रॉपरली डिजॉल्व ये नहीं होंगे। इनमें एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं तो क्या हो गया, फर्स्ट थिंग स्टार्च, सेकेंड सेलुलोज हो गया, और थर्ड की हम बात करते हैं ग्लाइकोजन जो होता है, ये हो गया। ये तीन आपके अशर्करा के एग्जाम्पल हो गए। अब क्या हुआ, ये तो फर्स्ट हमने उनके भौतिक गुण के आधार पे बताया था। नेक्स्ट थिंग क्या होता है कि इनमें जो मोनोसेक्राइड होते हैं उनके जो नंबर होते हैं उनके बिहाफ पे इनका डिवीज़न कैसे किया जाता है। तो इनका मोनोसेक्राइड में जो नंबर्स होते हैं उनके बिहाफ पे तीन तरीके से इनका डिवीज़न किया जाता है। फर्स्ट होता है मोनोसेक्राइड बोलते हैं, ये फर्स्ट आपके हैं। इनमें क्या होता है, इनका जल अपघटन नहीं होता है, यानी ये कौन कौन से होंगे, जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, लैक्टोजन, ट्रायोज जो हो गए ये। सेकंड अगर हम बात करते हैं तो सेकंड हो गया एल्गीसेक्राइड, जिसको बोला जाता है। एल्गीसेक्राइड की बात करते हैं तो इनका जल अपघटन होगा, और कहाँ कैसे कितना होगा, लगभग 2 से लेकर 10 तक मोनोसेक्राइड मिलेंगे, यानी जब जल में आप मिलाएंगे तो आपको 2 से लेकर 10 मोनोसेक्राइड यानी सिंगल सिंगल सेक्राइड जो होंगे वो आपको मिल जाया करेंगे। जैसे एग्जांपल की हम बात करते हैं, यहाँ में हमने एक डाइसेक्राइड लिया और जल के साथ इसका रिएक्शन करवा रहे हैं। जब हम जल के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे तो हमको क्या होगा कि मोनोसेक्राइड 2 से लेकर 10 के बीच में प्रोवाइड होंगे। जैसे यहाँ पे क्या किया, C12H22O6 आपने लिया हुआ है, ठीक है। अब जब हमने इसको लिया है, इसका हम जैसे ही जल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, ये जो थे सुक्रोज ये टूटना शुरू हो जाएंगे, और इनकी वजह से क्या होगा, एक तो ग्लूकोज बनेगा और दूसरा आपका क्या होगा, फ्रक्टोज बन जाया करेगा। ये दो अलग अलग चीज़ें आपको क्या हो जाएंगी, प्रोवाइड हो जाएंगी। अब थर्ड हम बात करते हैं, यहाँ पे ऐसे ही क्या किया गया, ये ट्राईसेक्राइड लिया गया। ट्राईसेक्राइड नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे 3 अलग अलग मोनोसेक्राइड मिल जाएंगे। ट्राई का मतलब ही क्या होता है, 3 होता है, यानी 3 मोनोसेक्राइड आपको मिलेंगे। जैसे यहाँ पे रेफिनोज यूज़ किया गया C18H32O16। जैसे ही जल के साथ हम इनका रिएक्शन करा रहे हैं तो देख रहे हैं कि ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया है, सेकेंड ये फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो गया, ग्लैक्टोज में, ये 3 अलग अलग फॉर्मेट में चेंज हो चुका है। आगे हम बात करते हैं। हाँ, एक चीज़ और है कि जितने भी अधिकतर आपके पास एल्गोसेक्राइड होते हैं ये ज़्यादातर कैसे होंगे, रंगहीन होंगे, क्रिस्टलीय होंगे, यानी और स्वाद में भी मीठे होंगे, और जल में भी घुलनशील हो जाया करेंगे बहुत आराम से, ठीक है। अब इनका आगे का डिवीज़न की अगर हम बात करते हैं, थर्ड डिवीज़न जो है वो पॉलीसेक्राइड है। पॉली मीन्स ये होता है जब आपके नंबर ज़्यादा हों, यानी यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही आप जल अपघटन कराएंगे यानी जल के साथ रिएक्शन करवा रहे होंगे तो ये 10 से ज़्यादा क्या होगा, मोनोसेक्राइड मिल जाया करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या किया, स्टार्च, सेलुलोज, ये सारे इसके एग्जांपल है। यहाँ पे हमने स्टार्च यूज़ किया हुआ है। स्टार्च का फार्मूला C6H10O5 का होल एन होता है। H2O के साथ हमने रिएक्शन करवाया। अब ये क्या हो रहा है, ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, बट यहाँ पे n नंबर ऑफ ग्लूकोज मिल रहे हैं हमको, यानी यहाँ 10 से भी ज़्यादा मोनोसेक्राइड जो हैं वो फॉर्म तैयार होंगे, बन के तैयार हो जाएंगे, ठीक है। आगे हम इनका डिवीज़न करते हैं इनके अपचायक प्रवृत्ति के आधार पे। ये बेसिकली 2 तरीके से होते हैं। पहला तो आपका होता है अपचायक शर्करा, यानी ये वो होते हैं जो अपचायक के बाद में क्या होते हैं, एक समान कार्य करते हैं, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं करते हैं। और इनमें ज़्यादातर ये दोनों की 2 ग्रुप से बिलोंग करते हैं। फर्स्ट होता है आपका CHO ग्रुप से, और दूसरा होता है CO ग्रुप से ज़्यादातर बिलोंग करेंगे, ठीक है। सुक्रोज को छोड़ के जितने भी मोनोसेक्राइड होते हैं आपके पास में, वो सभी के सभी क्या करते हैं, हाँ डाइसेक्राइड ही होते हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, ये सारी चीज़ें। अनअपचायक का मतलब क्या हुआ, ये वो टॉलेन अपक्रमक होंगे जो फेलाइन विलेन के साथ में जैसे ही मिलाएंगे बिल्कुल भी अपचयित नहीं होंगे, यानी इनका अपचयन बिल्कुल भी नहीं होगा। अच्छा, अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट इस पूरे चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो पूछा भी जाता है, कई बार भी आ चुका है, जिसका नाम क्या है कि इसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण बोला जाता है, ठीक है। यानी आप कैसे पता करेंगे किसी भी चीज़ में जो है वो आपके पास कार्बोहाइड्रेट है उसमें प्रेजेंट या फिर नहीं है, ठीक है। कई बार क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का जो परीक्षण होता है, इसी परीक्षण को एक दूसरे नाम से जाना जाता है, और इसका दूसरा नाम क्या होता है, मॉलिश परीक्षण बोलते हैं, ठीक है। तो कई बार आपसे कह सकता है क्वेश्चन, डायरेक्टली आपसे नहीं कहेगा कि हाँ कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण करके बताएं, परीक्षण करने की विधि बताएं। हो सकता है वो सीधा आपसे पूछ ले कि मॉलिश परीक्षण क्या होता है, आप ये बनाएं। तो वहाँ हमको समझ जाना है कि वो एक्चुअल में कार्बोहाइड्रेट का ही बता रहा है कि कार्बोहाइड्रेट कैसे आप पता करेंगे है या नहीं है, ठीक है। तो होता क्या है, जो भी पदार्थ आपको दिया जाएगा उसको आप क्या करेंगे, उसको एक जलीय विलयन में मिला लेंगे, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि कोई भी चीज़ हमको दी गई है, ठीक है, जैसे चीनी ही दिया गया था, मान लेते हैं कि चीनी में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है, ये हमको पता करना है, ठीक। तो उसका हम क्या करेंगे, उसको जल में आराम से ऐसे घोल लिया करेंगे, सॉरी, जैसे हमको चीनी दी गई थी, ठीक है,
चीनी को हम क्या करेंगे, जल के अंदर घोल लिया। अब हमको तैयार हो जाएगा, ये एक लिक्विड मिल जाएगा। ठीक है, पूरा चीनी तो घुल ही जाता है, सभी को पता है। आराम से ऐसे घुल गया, मिल गया। अब हम इसके बाद में क्या करेंगे, इसके बाद हमारा जो काम है मेन यहाँ से शुरू होता है। अब हम इसमें लेंगे एक मॉलिश अभिक्रमक लेते हैं। मॉलिश अभिक्रमक क्या होता है, मॉलिश अभिक्रमक एक्चुअल में क्या होता है, अल्फा नेफ्थलॉल का एथिल अल्कोहल में 10% मिश्रण करते हैं। ठीक है, और इसको लेकर क्या करेंगे, इसके अंदर मिक्स कर देंगे आराम से, कि ये जो हमने लिया था ये वाला भी मिक्स कर दें। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें H2SO4 डाल देंगे। इस परखनली के ही अंदर हम H2SO4 डालेंगे। और ऐसे नहीं कि हम डायरेक्टली यहाँ से ऐसे डालना शुरू कर रहे हैं, ऐसे में ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमको ज़रूरत क्या है कि ये जो वॉल दी गई है, इस वॉल के सहारे ही ये क्या करेंगे, H2SO4 इसके अंदर मिक्स कर देंगे। और जैसे ही मिक्स करेंगे तो दो अलग अलग हमारे पास विलेन तैयार हो जाएंगे। एक ऊपर H2SO4 का हो जाएगा और यहाँ पे नीचे क्या होगा, उसका जलीय विलेन जो दिया गया था वो होगा। तो यहाँ पे क्या होने के चांसेस होते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो बीच में अलग परत बनी हुई है, इस जगह पे ही क्या होगा, आपके पास दो अलग अलग कलर का एक अलग लेयर तैयार हो जाएगी। ठीक है, ये हो सकती है हल्के लाल कलर में हो या भूरे कलर में हो। ठीक है, अब यही लेयर जैसे ही क्या होगा, अगर इस विलेन में जो हमको दिया गया था इसमें कार्बोहाइड्रेट होगा, तो ये कलर चेंज होकर क्या हो जाएगा, बैंगनी कलर में चेंज हो जाएगा। और हम पता कर लेंगे कि हाँ, आपको जो दिया गया था वो क्या है, उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। यानी ये जैसे ही बैंगनी कलर में जैसे हमको दिया गया था, और हम यहाँ से ये पूरा का पूरा ये लेयर जो छल्ला बना हुआ था, ये क्या हो जाएगा, बैंगनी कलर में चेंज होगा। जैसे ही बैंगनी हो जाएगा हम समझ जाएंगे यहाँ पे कौन था, आपका कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट था। क्लियर। कार्बोहाइड्रेट की इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्यों इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए बहुत ज़्यादा, तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें क्या होता है कि हमारे शरीर जो है उसको प्रॉपर वे में रन कराने के लिए कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट होती है। एक तरीके का जैसे बाइक होती है, बाइक में फ्यूल होता है उसके लिए सब कुछ, वैसे हमारी बॉडी के लिए क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट सब कुछ होता है। अगर कार्बोहाइड्रेट होगा तभी हमारे पास एनर्जी होगी। एनर्जी ऐसा नहीं कि हमने कार्बोहाइड्रेट खाया और तुरंत ही काम किया और सारा कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गया, नहीं, बिल्कुल। कार्बोहाइड्रेट जो होगा वो एनर्जी के फॉर्मेट में ही हमारी बॉडी में स्टोर भी रहता है ताकि हम बाद में भी आराम से वर्क कर सकें। ठीक है, दूसरा क्या होता है, ये हमारी बॉडी में किस तरीके से स्टोर होगा, तो ये हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्मेट में स्टोर हो जाता है। और अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स के फॉर्मेट में उनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो सारे सेलुलोज की बनी होती है, तो ये वहाँ पे उस तरीके से स्टोर हो जाया करता है। ग्लूकोज से क्या होता है, जो पेंटोस शर्करा होता है, ये न्यूक्लियोटाइड होते हैं या डीएनए आरएनए, इन सभी चीज़ों से मिलकर ये क्या होते हैं, आपके बने हुए होते हैं। ओके, देन थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू।